चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि आलमी सतह पर पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है और न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में भी मुत्तफिका तौर से मजम्मती करारदाद इस हमले के खिलाफ मंजूर की गई है। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स का हिंदुस्तान के साथ इजहार यगानगत है। उन्होंने मुतासरा लोगों के साथ न्यूजीलैंड हुकूमत का इजहार हमदर्दी करने का पूरा तयक़ुन दिलाया है। तो आपको बताएं कि आलमी सतह पर भी पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की जा रही है। अब न्यूजीलैंड ने भी इस हमले की सख्त मजम्मत कर रही है। न्यूजीलैंड के वज़ीर दाखिला विंस्टन पीटर्स का हिंदुस्तान के साथ इजहार यगानगत है। उन्होंने कहा है कि मुतासरा लोगों के साथ न्यूजीलैंड हुकूमत को पूरी हमदर्दी है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। जम्मू में आज कर्फ्यू के क्या कुछ हालात रहे हैं उसके ताल्लुक से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जी, हम आपको बताएं कि पूरे जम्मू शहर में 3 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालात अगर साजगार रहे तो ये ढील जो है मजीद भी बढ़ाई जा सकती है। जम्मू जिले में इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। वक्फे से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू की ढील दी जा रही है। तो आपको बताएं कि पूरे जम्मू में 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और ये ढील जो है बढ़ाई भी जा सकती है। हालात के ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो मुनहसर हैं। अगर वहाँ हालात ठीक रहे तो ये ढील बढ़ाई भी जा सकती है। इंटरनेट सर्विसेज की अगर बात करें तो इनको फिर से बहाल कर दिया गया है। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी समीर भट्ट का। समीर, आपसे ताज़ा जानकारी चाहेंगे कर्फ्यू के ताल्लुक से। वहां पर क्या कुछ अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं हालात के मुताबिक? समीर, आपसे ताज़ा अपडेट चाहेंगे कर्फ्यू के ताल्लुक से। देखिए हिना, मैं आपको बता दूं जो अथॉरिटीज ने अभी जो फैसला किया है उसके मुताबिक जो है 3 बजे तक जो कर्फ्यू में ढील दी गई है। पहले इन्होंने तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी समीर भट्ट से। आपको बता दें कि पूरे जम्मू में 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और अगर हालात ठीक रहे तो ढील की मुद्दत में इजाफा भी किया जा सकता है। इंटरनेट सर्विसेज जो है वो भी बहाल कर दी गई हैं। और आज की सबसे अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जी हां, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है और ज़राए के मुताबिक दोनों ही लीडर बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ साथ इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के वफूद की बातचीत हो रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के सिलसिले में कई मुआहिदों पर दस्तखत भी होने का यहाँ इम्कान है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी नीरज का। नीरज, काफी अहम है आज का दिन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट क्लियर हो पाएगा कि सऊदी अरब का आतंकवाद को लेकर पुलवामा के तो दूसरे एग्रीमेंट पे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दौरा हुआ है सऊदी क्राउन प्रिंस, उसमें सऊदी अरब के साथ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में
पाकिस्तान की तारीफ की गई आतंकवाद के मसले को लेकर, और जिस तरह से पाकिस्तान बार बार डायलॉग की बात करता है आतंकवाद के मसले, उसका समर्थन किया गया है सऊदी अरब की तरफ से। उससे भारत की जो उस पर अब देखना होगा कि तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथी नीरज से, आगे भी इनसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी फिलहाल इनसे कुछ तकनीकी खराबी की वजह से पूरी डिटेल जो है वो हम नहीं ले पाए, लेकिन जितना इन्होंने बताया उसके मुताबिक आज जो दोनों लीडरों के बीच बातचीत हो रही है उसमें पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का भी जिक्र आएगा। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस हमले की सख्त मजम्मत भी की जा रही है और कई अहम मुआहदे, कई अहम समझौतों पर भी आज दस्तखत होने की उम्मीद है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। एक और बेहद अहम खबर सियासत से जुड़ी हुई, कांग्रेस और डीएमके के बीच इत्तेहाद हो गया है। जराए की अगर माने तो इसके मुताबिक इस सिलसिले में आज ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस पुदुचेरी समेत तमिलनाडु में 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस कन्याकुमारी और शिवगंगानगर से भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और इन्हीं सीटों के माबैन ये इत्तेहाद तय पाया है। और चलिए अपडेट के लिए रुख करेंगे हमारी साथी रंजीता झा का। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये तमाम बातें जो है निकल कर सामने आ रही हैं, कितनी सीटें जो हैं उन पर सीट शेयरिंग की बात की गई है? जी बिल्कुल हिना, देखिए कल तमिलनाडु में एक राजनीतिक गठबंधन हुआ था कांग्रेस, बीजेपी और एआईडीएमके के बीच, और आज जो खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन तय हो गया है। 10 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और ये गठबंधन लगभग तय है। जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल और प्रभारी मुकुल वासनिक तमिलनाडु के लिए निकल चुके हैं। और जो खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि चेन्नई में इस गठबंधन की घोषणा होगी, सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। जो बातचीत हुई है वो पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी, मीडिया के सामने रखी जाएगी। 10 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। डीएमके के साथ जो हुई बड़ी गठबंधन, हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी और एआईडीएमके के गठबंधन की खबर कल सबसे ज्यादा मीडिया में चल रही थी, आज कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन का फैसला और कह सकते हैं औपचारिक ऐलान आज चेन्नई में हो जाएगा। यहां से केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक दोनों रवाना हो चुके हैं दिल्ली से और 10 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। एक बड़ा गठबंधन इस तौर पर भी कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में जितनी सीटें हैं उसको जितनी जरूरी है कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए, एक बड़ा प्रदेश है और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आए, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कोशिश है और इसी कोशिश के तहत कांग्रेस और डीएमके का ये गठबंधन हुआ है। जी रंजीता, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने कदम रख रही है, यानी 2019 में सीटों का जो निशाना है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तय कर लिया है और इसी के तहत तमाम तर हिकमत अमली। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग राज्यों में पार्टी का अलग अलग इक्वेशन है। बिहार यूपी की अगर बात करें तो बिहार में एक बड़ा अलायंस है, महागठबंधन है। यूपी में भी ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की थी, वो अलग बात है कि सपा बसपा से अब कांग्रेस अलग है और पार्टी लगातार ये कह रही है कि 80 सीटों की तैयारी कर रही है, लेकिन अंदर खाने वहां भी गठबंधन की कोशिश कांग्रेस की चल रही है। झारखंड में जेएमएम के साथ लगभग गठबंधन तय हो चुका है कांग्रेस का। तो हर जगह हर प्रदेश में अलग इक्वेशन, अलग राजनीति, अलग रणनीति कांग्रेस पार्टी की, और कोशिश ये कि 2019 में गठबंधन के जरिए और जहां कांग्रेस मजबूत है, चाहे वो हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश जहां अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, सरकार बनाई थी, तो ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस खुद ही मजबूत है, वहां गठबंधन की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। उन राज्यों पर पार्टी को और संगठन को मजबूत करने की कवायद, ये खबर भी निकल कर आ रही है हिना कि मार्च के महीने में कांग्रेस पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को भी समय देने का एक कांग्रेस का अब तक का जो फॉर्मूला रहा है, कांग्रेस सबसे देर में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस एक नया प्रयोग करने जा रही है। उम्मीदवारों को समय दिया जाएगा ताकि वो तैयारी कर सके 2019 की चुनाव के लिए। तो ये एक अलग रणनीति, पब्लिसिटी को लेकर एक अलग रणनीति कांग्रेस पार्टी की, हर प्रदेश में वॉर रूम बनाने की कोशिश। तो तमाम ये वो कोशिशें जो 2019 में कांग्रेस को सत्ता पे ला सके और कहीं ना कहीं उसी और एक बड़ा फैसला और एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की डीएमके के साथ गठबंधन की। और आज जब
जब चेन्नई में ये घोषणा होगी तो ये तय हो जाएगा कि कितनी सीटें कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है तमिलनाडु में। जी रंजीता, आखिरी सवाल, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं और आपने भी बहुत सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर से बातचीत की है, बहुत ही नपा-तुला बयान जो है वो सबका सामने आ रहा है, सब कुछ जो है वो वक्त पे छोड़ा जा रहा है और बहुत ही सोच समझ के अब बयानबाजियां हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए हम अगर पुलवामा हमले की बात करें या फिर जितने भी एक्टिविटी, जितने भी राजनीतिक जो बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है उस पर कांग्रेस और कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान का पूरा ध्यान है। सिद्धू की जिस तरह की बयानबाजी हुई और उस पर लगातार सोशल मीडिया और मीडिया भी लगातार सिद्धू के बयान पर कड़ी आपत्ति जता रही है, अलग अलग प्रतिक्रिया सिद्धू के बयान पर आ रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि शब्दों का चयन नवजोत सिंह सिद्धू को सही करना चाहिए था इस पूरे मामले पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलवामा जो घटना है वो अपने आप में एक ऐसी घटना जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ है। इतने शहीद जो देश के जो हर परिवार का बेटा, किसी का पति, और जिस तरह से माहौल देश का है उसमें बयानबाजी बहुत संभल के करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कल जब पाकिस्तान के जो लगातार बयान आ रहे थे उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी तरह का बयान नहीं आया। पहले कांग्रेस इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है और फिर जब इमरान खान के जो बयान है उस पर जवाब बहुत देर के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, तो कहीं ना कहीं जो देश की जो नब्ज है, देश का जो सेंटीमेंट है उसको भी ध्यान में रखने की कोशिश है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो इसको इस तरह भी देखा जा रहा है कि कोई राजनीतिक नुकसान या फायदा किससे हो सके उस पर भी कांग्रेस की नजर है। सबकी नजर 2019 पर लगी हुई है और हर कदम जो है वो बहुत फूक फूक कर रखा जा रहा है। रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम डिटेल डिस्कशन के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी साथी रंजीता, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस अपनी हिकमत अमली जो है वो हर रियासत जो इक्वेशन है उसके हिसाब से अलग अलग तय कर रही है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मातहती में 3 सेक्रेटरियों को मुकर्रर किया है। पहले जो है मगरिबी उत्तर प्रदेश के लिए राणा गोस्वामी, धीरज गुज्जर और रोहित चौधरी को सेक्रेटरी बनाया गया और मशरकी यूपी की अगर बात करें तो यहाँ के लिए जुबैर खान, कुमार आशीष और बाजी राव को सेक्रेटरी बनाया गया है। चलिए ब्रेक के बाद न्यूज रूम लाइव में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए की सरजनिश की है। जी हां, इस वक्त की बेहद अहम खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए की सरजनिश की है। सबूत के तौर पर जीरोक्स कॉपी के इस्तेमाल पर अदालत ने एनआईए को लताड़ा है। एनआईए ने जीरोक्स कॉपी का इस्तेमाल किया था और इसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसका सख्त नोट लिया और कहा कि कई शवाहिद की जो असल कॉपी है वो नहीं दी गई। जीरोक्स कॉपियों को एनआईए सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और ये ठीक नहीं है। इसी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए की सख्त सरजनिश की है। 2008 मालेगांव धमाका केस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए की सख्त सरजनिश की है। – 2008 मालेगांव धमाका केस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए की सरजनिश की है और कहा है कि सबूत के तौर पर जो जीरोक्स कॉपी पेश की गई है उस पर अदालत ने एजेंसी को ये लताड़ लगाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में रुकावट डालने के मामले में मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मलय कुमार डे, डीजीपी वीरेंद्र और कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की तौहीन अदालत की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने इस मामले को खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। केस की समाअत अब अगले मंगल को होना है। चलिए एक और बेहद अहम मामला जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हेग की आलमी अदालत से ये खबर है, जहां
कुलभूषण जाधव केस की समाअत का आज तीसरा दिन है। पाकिस्तान की दलीलों का हिंदुस्तान आज जवाब देगा। 21 फरवरी को पाकिस्तान की इख्तितामी बहस होना है। समाअत के पहले दिन हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ पुरजोर अंदाज में यहां रखा था। चलिए तलाक़ सलासा बिल की बात करेंगे, जिसको एक बार फिर मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस की शक्ल में जारी करने की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया के सामने पेश किया जाएगा और सदर जमहूरिया के दस्तखत होते ही ये कानून की शक्ल में आइंदा 6 महीनों के लिए नाफिज हो जाएगा। इस खबर की जानकारी मंगल के दिन वज़ीर खजाना अरुण जेटली ने काबीना की मीटिंग के बाद दी थी। और नाज़रीन, अब बात करेंगे एरो इंडिया 2019 की। और नाज़रीन, आपको बताएं कि एरो इंडिया शो में पहली बार रफाइल तैयारों ने अपने करतब दिखाए हैं। इससे पहले बेंगलुरु में वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण ने एरो इंडिया शो का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया था। इस तकरीब में कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी, मरकजी वजीर सुरेश रफाइल और जदीद तकनीक से लैस तैयारों का यहाँ मुजाहरा देखने में आया। हालांकि कल वहां से एक हादसे की भी खबर आई थी, लेकिन आज का दिन जो है वो वहां तमाम शायकीन के लिए दिलचस्पी भरा ही रहा है। और चलिए वहां से ताज़ा जानकारी के लिए क्या कुछ वहां पर आज देखा जा रहा है, हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी एल्विन का। एल्विन, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज वहां देखने को मिल रहा है, अपडेट। इधर देख सकते हीरा, इधर देख सकते हैं सुबह डिफेंस मिनिस्टर को निर्मला सीतारमण उन्होंने चालन दिया था ये एरो इंडिया शो के लिए। पहले जो बताया जाया था कि उत्तर प्रदेश के बख्शी का तालाब पे शिफ्ट हो जाएगा ये एरो इंडिया शो, मगर फिर से एक बार बेंगलुरु पे चल रहा है। यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कर्नाटक के लोगों के लिए। हम देख सकते हैं करीब 73 एयरक्राफ्ट्स इधर पे डिस्प्ले के लिए रखे हैं। उसके साथ ही 283 शो ऑर्गेनाइज किए हैं। विदेशी एयरक्राफ्ट्स लोगों का भी इधर पे शोर चल रहा है। उसके मीनवाइल उसके साथ ही इंडियन का 180 एयरक्राफ्ट्स इधर पे हवाई जहाज जो है वो उधर पे उड़ाई करने वाले हैं। उसके साथ ही इधर पे DRDO सेंटर का स्टॉल लगा हुआ है। DRDO डिफेंस वाले अभी तक क्यों कोई इन्वेंशन कर चुके हैं, उसको भी इधर पे डिस्प्ले के लिए रखा है। मिसाइल जो कोई है, बॉम्ब कोई है, इंस्ट्रूमेंट्स कोई है, उसको भी इधर पे डिस्प्ले के लिए रखा है। हीरा, एल्विन, ऑडियंस का रिएक्शन? इधर पे हम लोग बोलेंगे तो पहले दिन को जो कुछ भी है इधर पे बिजनेस B2B मीटिंग के लिए ज़्यादा प्रशस्त मिल रहा है। इधर पे 40 कंट्री के 400 के से भी ज़्यादा डेलीगेट्स मीटिंग के लिए आए हैं। इधर पे 400 सेमिनार्स रखे हुए हैं फॉरेन डेलीगेट्स के लिए, इंडिया के डेलीगेट्स ये B2B बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ ऑडियंस के लिए ये 2 बजे के बाद इधर पे एंट्री होगा। 2 बजे के बाद इधर पे ऑडियंस के लिए एयर शो होगा। कल सिर्फ 2 दिन के बाद ऑडियंस पब्लिक के लिए अलाउ रहेगा ये एयर शो। हीरा, तो अपने तमाम नाज़रीन को बता दें, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर एल्विन का कहना है कि जो आम लोग हैं उनके लिए 2 दिन के बाद यानी कल से इस एयर शो को खोला जाएगा। एल्विन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार इस दिलचस्प नज़ारे पर भी हमारी नज़र बनी हुई है और हिंदुस्तान के लिए ये काफ़ी अहम मौका भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पटना की बात करेंगे, जहां किताबों का एक बैंक कायम किया गया है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुक बैंक की। आप अपनी पुरानी किताबें यहाँ जमा करा सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि इन किताबों का इस्तेमाल ज़रूरतमंद तलबा के लिए किया जाएगा। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर बना ये बुक बैंक आजकल लोगों की तवज्जो का मरकज है। इस बुक बैंक में आप अपनी पुरानी किताबों को जमा कर सकते हैं, जिसे जरूरतमंदों के बीच बांटा जाता है। इससे क्या होगा कि जितने भी गरीब से गरीब जो स्टूडेंट हैं उनको ये बुक मिल पाएगा। हमने तो इसका पढ़ लिया, यूज कर लिया, इसका कोई बर्बादी ना हो, इसलिए ये किसी दूसरे स्टूडेंट को मिल जाए। किताब में पढ़ चुके हैं, मेरा काम तो नहीं, हम खेती में डालें, दूसरा कोई पढ़ सके। इस बुक बैंक की खासियत ये है कि यहाँ ज्यादातर किताबें जमा करने पर हेलमेट दिया जाता है। साथ ही ट्रैफिक रूल्स पर कारआमद रहने की भी अपील की जाती है। हम लोग ऐसा ये अभियान लेके चल रहे हैं कि हम लोग आए जाए सड़क पे जो बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं उनको हेलमेट दें और बदले उनसे ये अपील करें कि आप घर में जो भी पुराने बुक हैं आपके वो लाके हमारे इस बुक बैंक में डोनेट करें। साथ ही हम इस बुक बैंक डोनेट से जैसे हमारे पास बुक एकत्रित होते हैं उस बुक को हम लोग गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बुक बैंक में टेक्स्ट बुक, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आने वाली किताबें और साथ साथ दूसरी कारआमद किताबें भी जमा की जाती हैं। इंजीनियर 11 बुक बॉक्स नामी तंजीम दिल्ली की मुख्तलिफ जगहों पर बुक बैंक कायम कर चुकी है, लेकिन पटना में ये पहला बुक बैंक है और मुस्तकबिल में दूसरे शहरों में भी इस बुक बैंक को कायम करने का इरादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।